नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आज आप देख रहे हैं देश, प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। प्रदेश की बड़ी खबरें आज प्रशासनिक ज्यादा है, लेकिन जनता से जुड़ी हैं। इनमें न्याय की बात है तो भ्रष्टाचार, रोजगार और बड़ी कार्रवाई का भी जिक्र है। सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम और केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बड़ा झटका दिया है। कहा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिन 18 वकीलों के नाम बतौर जज नियुक्ति के लिए भेजे थे, उनके चयन में जल्दबाजी दिखाई गई है। उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद, नागपुर और गोवा खंडपीठ में मौजूद अच्छे विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया। अब बात मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही कमेटी ने जमानती वारंट जारी किया है। इस वारंट को रद्द कराने के लिए उन्हें कमेटी के सामने हाजिर होना ही पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि प्रदेश के 3 लाख युवाओं को अगले 3 साल में बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस समेत अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के कौशल्य विकास, रोजगार और उद्यमिता मंत्री नवाब मलिक की मौजूदगी में राज्य सरकार ने इसका करार किया है। इसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी सफलता मान सकते हैं। डाक के जरिए कनाडा से मुंबई में नशे की खेप भेजे जाने के एक मामले का ब्यूरो ने पर्दाफाश किया है। आरोपी शातिर ढंग से चॉकलेट के डिब्बे में नशे की खेप भरकर भेज रहे थे। इन खबरों के अलावा एक खबर परेशान करने वाली हो सकती है। इसमें एक ऐसी अभागी मां की कहानी है जो अपने मानसिक बीमार बच्चों से अजीज आ चुकी थी और फिर उसने ऐसा कदम उठाया कि पुलिस भी कांप उठी। तो आइए जानते हैं कि उसने ऐसा क्या किया। साथ ही प्रदेश की अन्य 4 खबरों को विस्तार से समझते हैं कि इसमें हमारे हिस्से का क्या है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 वकीलों के नाम बतौर जज नियुक्ति के लिए भेजे थे, लेकिन केंद्र और सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने उस सूची को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। दोनों ने हाईकोर्ट द्वारा नामों की चयन प्रक्रिया के तरीके पर अपनी असहमति जताई है। इन सभी नामों को बॉम्बे हाईकोर्ट में बतौर जज नियुक्त किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट के जज AM खानविलकर और DY चंद्रचूड़ के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने नामों के चयन में जल्दबाजी दिखाई है। उच्च न्यायालय ने उनके अंतर्गत आने वाली औरंगाबाद, नागपुर और गोवा खंडपीठ में मौजूद अच्छे विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया। दोनों ही जजों ने तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े से मांग की थी कि इन नामों की सूची को वापस भेजा जाए और ऐसे लोगों को चुना जाए जिन्हें अदालत के कार्यक्षेत्र की बारीक से बारीक जानकारी हो। रिटायरमेंट से 1 महीने पहले ही उन्हें ये महसूस हुआ कि बॉम्बे हाईकोर्ट में मौजूद वैकेंसी को तत्काल प्रभाव से भरा जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में ये पाया गया कि 22 में से 13 नाम बतौर जज नियुक्त के काबिल है, जिनमें से 9 वकील थे और 4 न्यायिक अधिकारी। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 6 सितंबर को वापस किए गए नामों के संदर्भ में हाईकोर्ट को एक पत्र लिखा था, जिसमें सूची पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति KU चांदीवाल की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के खिलाफ जमानत वारंट जारी किया है। कमेटी के सामने पेश न होने के लिए सिंह के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। इससे पहले कमेटी ने सिंह को अपने सामने हाजिर होने के लिए कई बार समन जारी किया था। इसके बावजूद वे कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। इस वारंट को रद्द कराने के लिए उन्हें कमेटी के सामने हाजिर होना ही होगा। इससे पहले कमेटी ने सिंह पर 3 बार जुर्माना भी लगाया था। सिंह पर यह जुर्माना कमेटी ने हाजिर न होने के लिए लगाया था। कमेटी ने सिंह पर पहली बार 5,000 रुपये जबकि 2 बार 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। गौरतलब है कि सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दावा किया था कि उन्हें सचिन वाजे से पता चला है कि गृह मंत्री ने वाजे को रेस्टोरेंट व बार मालिकों से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इन आरोपों की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति चांदीवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। प्रदेश के कौशल्य विकास, रोजगार और उद्यमिता मंत्री नवाब मलिक की मौजूदगी में राज्य अतिथि गृह सह्याद्री में एक अहम करार किया गया। इस करार के अनुसार प्रदेश के 3 लाख युवाओं को अगले 3 साल में बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस समेत अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसाइटी और केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बीच सामंजस्य करार हुआ है। मलिक ने कहा कि कोरोना और अन्य आर्थिक संकट के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है। वित्तीय क्षेत्र में मानव संसाधन की अधिक आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में युवाओं के प्रशिक्षण से कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
करार के अनुसार स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले और कक्षा 12वीं के बाद पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले युवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली द्वारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ई फाइलिंग आदि विषयों का 3 से 5 महीने तक का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण लगभग 350 घंटों का होगा। सरकार युवाओं के प्रशिक्षण खर्च का वहन करेगी। राज्य के सभी जिलों में महाविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थाओं को चिन्हित करके प्रत्यक्ष और ऑनलाइन तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डाक के जरिए कनाडा से मुंबई में नशे की खेप भेजे जाने के एक मामले का पर्दाफाश किया है। चॉकलेट के डिब्बे में नशे की खेप भरकर भेजी जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी ने दक्षिण मुंबई के बेलार्ड एस्टेट इलाके में स्थित फॉरेन पोस्ट ऑफिस में आए पार्सल की जांच की। पार्सल से गांजे की विभिन्न प्रकार की कलियां मिली, जिनका वजन 60 ग्राम था। एनसीबी के अनुसार गांजे की जो कलियां बरामद की गई हैं, उन्हें खास तौर पर ऐसे बदलाव कर उगाया गया है जिससे ये ज्यादा नशीली हो जाए। साथ ही इसके रंग, स्वाद और सुगंध में भी बदलाव किया गया है, जिससे लोग इसे आसानी से न पहचान सके। बदलाव के बाद इसे अलग नाम दे दिया गया था। एनसीबी ने मुंबई और गोवा से भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए हैं। मुंबई में छापेमारी कर एनसीबी ने नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली 34 किलो कोडीन सिरप, 400 ग्राम हेरोइन और 250 ग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में मोहम्मद नसीर खान, मोहम्मद सलमान शेख और अजय नागराज नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा गोवा से ड्रग्स को कारोबार में लिप्त डेविड नाम के नाइजीरियाई आरोपी को भी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। अपने मानसिक रूप से कमजोर 2 बच्चों की हत्या के बाद एक 43 वर्षीय महिला ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। घटना मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में हुई है। महिला ने अपने 12 साल के बेटे और 20 साल की बेटी को ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां देकर उनकी जान ले ली। वारदात का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार सुबह महिला के 74 वर्षीय पिता ने उन्हें जगाने की कोशिश की। आत्महत्या करने वाली महिला का नाम नसरीन वाघू है। नसरीन पिछले साल अपने पति से अलग हो गई थी और दोनों बच्चों के साथ मीरा रोड के नया नगर इलाके में स्थित जूही नरेंद्र पार्क नाम की इमारत में अपने पिता के घर रहती थी। नसरीन भी मानसिक परेशानी से जूझ रही थी और उसका इलाज चल रहा था। महिला के मतिमंद बच्चे अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहते थे, जिससे वो परेशान हो गई थी। घटना के एक दिन पहले भी कोल्ड ड्रिंक को लेकर आपस में लड़ पड़े। गुस्से में आकर नसरीन ने उन्हें नींद की गोलियां खिला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि बिस्तर के पास नींद की गोली की दवा पड़ी है, जिनकी ज्यादातर गोलियां खत्म हो चुकी थी। इससे आशंका है कि नसरीन ने ज्यादा संख्या में नींद की गोलियां देकर बच्चों की जान ली और फिर खुद भी गोलियों की ज्यादा खुराक खाकर आत्महत्या कर ली। पश्चिम बंगाल की हिंसक राजनीतिक लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में उपचुनाव से पहले बैरकपुर सीट से सांसद अर्जुन सिंह के घर पर क्रूड बम से हमला किया गया है। राज्यपाल धनखड़ ने घटना की निंदा करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं अर्जुन सिंह ने कहा कि यह उपचुनाव से पहले मुझे जान से मारने की कोशिश है, क्योंकि पार्टी ने मुझे भवानीपुर का इंचार्ज बनाया है। दूसरी तरफ करनाल के जिला सचिवालय के बाहर किसान डटे हुए हैं। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, हम यही डटे रहेंगे। राजनीतिक रणनीति की बात करें तो भाजपा ने साल 2022 में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने 5 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। दुखद खबर है कि अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में किया गया। उन्हें पिछले दिनों खराब सेहत के चलते मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके अलावा शर्मनाक खबर बिहार से है, जहां एक सीनियर महिला आईपीएस की नाबालिग बेटी से रसोइया ने ही कथित तौर पर रेप करने की कोशिश की। इन 5 बड़ी खबरों में राजनीतिक रणनीति के अलावा बदले की कार्रवाई और किसानों की लड़ाई ही नहीं, मां की बिछड़ जाने का गम और एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाने की कोशिश का दर्द है। जानते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर सीट से सांसद अर्जुन सिंह के घर पर क्रूड बम से हमला किया गया है। हालांकि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की करतूत कैद हो गई है। अज्ञात लोगों ने 3 क्रूड बम फेंके थे। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। अर्जुन सिंह के घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस के अधिकारी हमला करने वाले लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। राज्यपाल ने ट्वीट में लिखा है कि पश्चिम
पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं दे रही है। सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम विस्फोट होना चिंताजनक और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल है। मैं इस मामले में बंगाल पुलिस की ओर से तत्कालीन कार्रवाई की उम्मीद करता हूँ। अर्जुन सिंह की सुरक्षा का मुद्दा पहले भी उठाया जा चुका है। अर्जुन सिंह ने कहा कि यह उपचुनाव से पहले मुझे जान से मारने की कोशिश है, क्योंकि पार्टी ने मुझे भवानीपुर का इंचार्ज बनाया है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच भी बंगाल सरकार करेगी और पहले की तरह ही मामले को रफा दफा कर देगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में न FIR होगी न कोई चार्जशीट दाखिल की जाएगी। करनाल के जिला सचिवालय के बाहर किसान अभी भी डटे हुए हैं। बीती पूरी रात खुले आसमान के नीचे बिताने के बाद अब किसानों ने धरने प्रदर्शन के लिए आगे की रणनीति बना रहे हैं। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती हम यही डटे रहेंगे। सरकार बात मान ले तो हम तुरंत वापस चले जाएंगे। एहतियात के तौर पर मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि करनाल में सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही। या तो खट्टर सरकार मांग माने या हमें गिरफ्तार करे। टिकैत ने कहा कि हमने IAS के उस अधिकारी को निलंबित करने की मांग की थी जिन्होंने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों से प्रदर्शन कर रहे किसानों का सिर फोड़ने को कहा था। याद रहे, इससे पहले मंगलवार को हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत हुई थी। तय किया गया कि पिछले महीने 28 अगस्त को करनाल में हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर हजारों किसान मिनी सचिवालय की ओर मार्च करेंगे और ऐसा ही हुआ भी। हालांकि इसके पहले किसानों के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहन ने प्रशासन से मुलाकात की थी, लेकिन करीब 3 घंटे चली बातचीत बेनतीजा रही। साल 2022 में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने 5 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया है, जबकि 6 सह प्रभारी बनाए गए हैं। सह प्रभारियों में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अर्जुन राम मेघवाल समेत 6 नाम हैं। इसी के साथ 6 क्षेत्रों के संगठन प्रभारियों की भी घोषणा की गई है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को दी गई है। उनके साथ लॉकेट चटर्जी और सरदार RP सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। पंजाब चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गोवा, जबकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मणिपुर का प्रभार सौंपा गया है। नास्कारों के अनुसार भाजपा इस बार लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अभी से ही कमर कस ली है। अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में किया गया। उन्हें पिछले दिनों खराब सेहत के चलते मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती किया गया था। अक्षय ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। पोस्ट में लिखा है कि वो मेरा कोर थी। आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज मेरी माँ श्रीमती अरुणा भाटिया शांतिपूर्ण माहौल में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो दूसरी दुनिया में मेरे डैड के साथ हैं। हमें आप सभी की प्रार्थनाओं की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अक्षय कुमार की इस पोस्ट पर फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी एक्टर की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अक्षय कुमार अपनी मां से बहुत करीब थे। एक्टर की मां अरुणा भाटिया अस्पताल में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। अक्षय के ट्वीट के बाद कई सेलेब्स ने उनकी मां सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी। बता दें, अक्षय कुमार ने बीते दिन भी एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया था। लिखा था, मेरी मां के स्वास्थ्य के लिए आपकी चिंता ने मुझे अंदर तक छुआ है। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कठिन समय है। आपकी हर एक प्रार्थना बहुत मदद करेगी। बिहार में एक सीनियर महिला IPS की नाबालिग बेटी से रसोइया ने ही कथित तौर पर रेप करने की कोशिश की है। खबर के मुताबिक IPS ऑफिसर और उनके पति जब घर से किसी काम के लिए बाहर गए थे, तब 50 वर्षीय रसोइया उनकी 10 साल की बेटी के बेडरूम में घुस गया और अंदर से लॉक कर लिया। बच्ची घबराकर चिल्लाने लगी तो रसोइया कमरे से निकल गया और बच्ची का मुंह बंद करने के लिए उसे चॉकलेट लाकर दे दी। इसके बाद बच्ची ने अपने माता पिता को फोन भी किया, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। थोड़े वक्त के बाद जब वे घर लौटे तो बच्ची ने अपने माता पिता को आप बीती सुनाई, जिसके बाद रसोइया को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी IPS के घर पर काफी लंबे वक्त से काम कर रहा था।
उसके सामने ही उस बच्ची का जन्म हुआ था। उसने बच्ची को अपनी गोद में खिलाया था और अब वह बच्ची से गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। भारत के लिए अच्छी खबर है। सऊदी अरब ने यूएई, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका को अपनी यात्रा प्रतिबंध सूची से हटा लिया है और 8 सितंबर से तीनों देशों से आने वाले यात्रियों को दोबारा देश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतलब अब संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय यात्री सऊदी अरब की यात्रा कर सकेंगे। भारत के लिए अच्छी खबर यह भी है कि दक्षिण कोरिया ने पहली बार अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी की मदद से समुद्र के नीचे से मिसाइल दागने में सफलता हासिल की है। यह पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट पावर से लैस है और दुश्मन को अपनी भनक दिए बिना कई दिनों तक समुद्र के जल में छिपी रह सकती है। पर पाकिस्तान की चाल भारत के लिए ठीक नहीं। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ बैठक कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तालिबान सरकार से मजबूत आर्थिक संबंध बनाए, पर तालिबान का उपयोग वह भारत के खिलाफ करने की मंशा पाले हुए है। परेशान अमेरिका भी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के आतंकी सूची में शामिल मुल्ला हसन अफगानिस्तान में नवगठित अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बन गया है। इसने वर्ष 2001 में तालिबान की सरकार आने पर बामियान स्थित भगवान बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया था। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष सांसदों ने कहा कि यह आतंकवादियों के द्वारा और आतंकवादियों के लिए सरकार है। दुनिया भर में हलचल पैदा करने वाली इन 5 बड़ी खबरों को अब विस्तार से समझते हैं। अब संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय यात्री सऊदी अरब की यात्रा कर सकेंगे। सऊदी अरब ने यूएई, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका को अपनी यात्रा प्रतिबंध सूची से हटा लिया है और 8 सितंबर से तीनों देशों से आने वाले यात्रियों को दोबारा देश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिया गया है। सऊदी मंत्रालय ने यात्रा के दौरान सावधानियों और सभी जरूरी सुरक्षा उपायों के पालन करने पर जोर दिया है। अनुमति वाले देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों से मंत्रालय ने सावधान रहने की अपील की है। मंत्रालय ने नागरिकों को उन जगहों से दूर रहने की सलाह दी है जहां वायरस फैल रहा है। पिछले महीने भी सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत यात्रा प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों को बड़ी राहत दी थी। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने कहा था कि सिर्फ उनके देश में वैक्सीन की पूरी डोज लगवाने के बाद बाहर गए यात्रियों को सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में मंत्रालय ने दुनिया भर के दूतावासों को सऊदी राजपत्र भी जारी कर दिया था। दक्षिण कोरिया ने पहली बार अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी की मदद से समुद्र के नीचे से मिसाइल दागने में सफलता हासिल की है। यह पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट पावर से लैस है और दुश्मन को अपनी भनक दिए बिना कई दिनों तक समुद्र के जल में छिपी रह सकती है। इसकी तकनीक भी बेहद उन्नत है। इसे दक्षिण कोरिया ने खुद ही बनाया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने कुछ तकनीकी मदद ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस और स्पेन से ली है। दक्षिण कोरियाई पनडुब्बी की यह सफलता भारत के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की नापाक जोड़ी से निपटने के लिए भारत एआईपी तकनीक से लैस गैर परमाणु ऊर्जा चालित अत्याधुनिक पनडुब्बी की तलाश कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने एआईपी तकनीक और परंपरागत बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी का निर्माण करके दुनिया भर की नौसेनाओं के लिए एक नया दरवाजा खोला है। माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया ने अपने धूर विरोधी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र उत्तर कोरिया से निपटने के लिए SLBM मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया इन दिनों लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ बैठक कर रहा है। यह बातचीत वर्चुअल रहेगी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल होंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि बैठक में अफगानिस्तान में आम चुनौतियों का समाधान करने, क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने को लेकर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस बैठक से स्थिर अफगानिस्तान के साझा उद्देश्य के लिए पड़ोसी देश एक साथ काम कर सकते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तालिबान सरकार से मजबूत आर्थिक संबंध बनाएं। इस बैठक में तालिबान सरकार को मान्यता देने पर बातचीत हो सकती है। अभी तक पाकिस्तान और चीन ही ऐसे देश हैं जिनके काबुल में दूतावास एक्टिव है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान सरकार को अधिक से अधिक देश मान्यता दे और ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तालिबान शासन को मान्यता दे।
पाकिस्तानी मदद और बंदूक के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबानी आतंकवादियों ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। इसमें तालिबान ने अपने रहस्यमय नेता मुल्ला मोहम्मद हसन अंखूद को प्रधानमंत्री बनाया है। मुल्ला हसन क्वेटा शुरा का प्रमुख है, जो तालिबान के हर बड़े फैसले को लेती है। वह तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का राजनीतिक सलाहकार रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकी सूची में शामिल मुल्ला हसन ने वर्ष 2001 में तालिबान की सरकार आने पर बामियान स्थित भगवान बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया था। तालिबानी आतंकियों ने बुद्ध की विशाल मूर्तियों को तोप के गोले से उड़ा दिया था। मुल्ला हसन ने इसे अपनी धार्मिक ड्यूटी करार दिया था। मुल्ला हसन के बारे में अजीब बात यह है कि वह अखबारों को जमीन पर गिरा देखकर खफा हो जाता है। एक बार तो उसने मुल्ला उमर से बात करके अखबारों पर बैन लगाने की इच्छा जताई थी। मुल्ला हसन ने कहा था कि अखबार में शब्द छपे होते हैं और उसको जमीन पर गिराना एक तरह से कुरान का अपमान है, क्योंकि कुरान में भी शब्द छपे हुए हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष सांसदों ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाने की तालिबान की घोषणा पर घोर आपत्ति जताई है। रिपब्लिकन अध्ययन समिति ने कहा कि मूर्ख मत बनिए, तालिबान सरकार में कुछ भी अधिक उदारवादी नहीं है। यह आतंकवादियों के द्वारा और आतंकवादियों के लिए सरकार है। सांसद टीम बुचेट ने कहा कि तालिबान के नए मंत्रिमंडल में ग्वांतानामो बे जेल के कैदी, आतंकवादी और अलकायदा तथा हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार चलाने के अपने तरीकों और कट्टरपंथी मान्यताओं को त्यागने का कोई इरादा नहीं रखते और बिडेन प्रशासन अमेरिकी नागरिकों तथा उसके सहयोगियों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर बेवकूफों की तरह भरोसा कर रहे हैं। राष्ट्रपति बिडेन को कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए और तालिबान को यह जता देना चाहिए वे अमेरिकियों को खतरे में नहीं डाल सकते और न ही किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं, अन्यथा उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सांसद बेन सासे ने कहा कि राष्ट्रपति बिडेन पता नहीं किस मुगालते में है कि तालिबान दयालु हो गया है और सुधर गया है। यह सब बकवास है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।